इंसानी तजस्सुस की कोई इंतहा नहीं। ये तजस्सुस ही है जो इंसान को जंगलों से निकाल बाहर लाया, जिसने आग जलाना सीखने से लेकर नित नई टेक्नोलॉजीज़ बना ली, जिसने मुख्तलिफ इन्वेंशंस और डिस्कवरीज़ की। किस बिना पर? सिर्फ़ और सिर्फ एक मुंतकी सोच की बिना पर, लॉजिकल रीजनिंग की बिना पर। यानी कि जो भी चीज़ देखना और उसकी कोई ना कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करना, और इसी लॉजिक पर बेस इल्म को, या इसी लॉजिक की बेस पर नॉलेज को हम साइंस के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ साइंस? साइंस के बारे में ये कहा जाता है कि ये ऑब्जर्वेशंस, और एक्सपेरिमेंट्स का मजमूआ है। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है और ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइंस लफ्ज़ का मतलब क्या है। साइंस हमारे पास लैटिन लैंग्वेज यानी लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ साइंटिया से निकला है। साइंटिया का मतलब हमारे पास होता है नॉलेज। लेकिन कैसा नॉलेज? वो नॉलेज जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर मुश्तमिल हो। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है? ऑब्जर्वेशन की एक जो मिसाल दी जा सकती है वो ये कि आपने देखा कि एक पौधा आपके कमरे में पड़ा हुआ है और एक पौधा आपके बाहर लॉन में पड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि जो कमरे में पौधा पड़ा हुआ है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन जो बाहर लॉन में पड़ा हुआ है उसकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, वो तेज़ी से बड़ा हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, इसको कहते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन। आप इस चीज़ की रीज़न फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट तरतीब देते हैं। आप एक पैमाना लेते हैं और अपनी नोटबुक और पेन उठाते हैं। आप कमरे में पड़े हुए पौधे की हाइट मेजर कर लेते हैं और इसी तरह से बाहर लॉन में पड़े पौधे की भी हाइट मेजर कर लेते हैं, जो कमोबेश एक जितनी लंबाई के हों। आपने देखा चंद दिनों बाद कि जो पौधा आपने कमरे में रखा था उसकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल हुई नहीं है, तकरीबन कोई 1 आध सेंटीमीटर हुई है। लेकिन जो बाहर लॉन में पौधा पड़ा हुआ था उसकी ग्रोथ 3 सेंटीमीटर तक हो चुकी है। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? इसके पीछे एक जो बुनियादी रीज़न या बेसिक लॉजिक बनती है वो ये कि बाहर जो पौधा पड़ा हुआ है उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ तेज़ हो रही है। इससे आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपके पास जो सूरज की रोशनी है वो वजह बन रही है पौधे को तेज़ी से ग्रो करवाने में। तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट तरतीब दिया। अब हमारे पास एक नॉलेज है और वो नॉलेज ये है हमारे पास कि सूरज की रोशनी पौधों को तेज़ी से बढ़ने में मदद देती है। अब ये जो लॉजिकल रीजनिंग या साइंस है ये कब स्टार्ट हुई, कब लोगों ने बाकायदा साइंस का लफ्ज़ यूज़ किया या साइंस का वर्ड यूज़ किया? इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास 1800 से पहले की बात है। 1800 से बैक जाएं हम अगर, तो उससे पहले की बात है। लोग जो थे वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे जो लॉजिकल रीजनिंग पर मुश्तमिल होता था, जिसको नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता है।
अब ये नेचुरल फिलॉसफी क्या होती है हमारे पास? व्हाट इज़ नेचुरल फिलॉसफी? नेचुरल फिलॉसफी हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का मुशाहिदा करना या उन सब को एक्सपेरिमेंट की बेस पर जज करना नेचुरल फिलॉसफी कहलाता है। अब नेचुरल फिलॉसफी जो सब्जेक्ट था या जो मज़मून था, इसमें नॉलेज जो है वो बढ़ता चला गया, यानी मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स होने, ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को, मुख्तलिफ़ सारी लॉजिकल रीज़निंग निकालनी डिफरेंट फिनोमेनन्स की, तो इल्म बहुत बढ़ गया। इसकी वजह से नेचुरल फ़िलॉसफी जैसे मज़मून को दो ब्रांचेस में तकसीम किया गया। पहली को हम फ़िज़िकल साइंसेस और दूसरी को हम बायोलॉजिकल साइंसेस के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस। अब हमारे पास ये बायोलॉजिकल और फिज़िकल साइंसेस क्या हैं? सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंसेस हमारे पास वो नॉलेज है जो लिविंग थिंग्स के मुतल्लिक हो। लिविंग थिंग्स, अब लिविंग थिंग्स आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जानदार चीज़ें जिसमें आप शामिल हैं, जानवर, पेड़ पौधे, दरख्त, और भी बहुत सारी चीज़ें, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जितनी भी चीज़ें देखते हैं उन सब चीज़ों की स्टडी करना बायोलॉजिकल साइंसेस में आता था। और फिज़िकल साइंसेस में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना। फिज़िकल साइंसेस में हम पढ़ते थे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अलावा जो भी चीज़ें आती हैं उनके मुतालिक पढ़ना हमारे पास जो था वो फिज़िकल साइंसेस में आता था। अब इसमें एक कार जो है वो कैसे मूव करती है, इसके अलावा पत्थर ज़मीन पर क्यों गिरता है, एक पत्थर जो है वो पानी में डूब जाता है लेकिन इतना बड़ा जहाज़ पानी पर तैरता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास दो गैसेस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, उनको मिलाने से लिक्विड पानी बन जाता है। इस सब के पीछे हमारे पास जो भी नॉलेज था या ये जितनी भी चीज़ों को, ये नॉन लिविंग चीज़ों को स्टडी किया जाता था वो फिज़िकल साइंसेस में आती थी। अब नॉलेज जो था वो हमारा और बढ़ता गया। इंसानी तजस्सुस की कोई इंतहा नहीं होती, ये हमेशा बढ़ता ही है। ये इंसान को उकसाता है नित नई चीज़ें डिस्कवर करने में, खोजने में। तो फिज़िकल साइंसेस को भी आगे कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो है उसमें केमिस्ट्री शामिल है। केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस का मुतालिया करते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री इट्सेल्फ एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप पीरियोडिक टेबल्स, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्या होती है इस पर आपको केमिस्ट्री की टीचर ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं। तो सेकंड जो ब्रांच थी उसमें हम एस्ट्रोनॉमी के मुतल्लिक पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी होती है सूरज, चाँद, सितारों, कहकशाओं के मुतल्लिक, यानी प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज़ के मुतल्लिक पढ़ना। ये सारा आपके पास एस्ट्रोनॉमी में आता है, यानी फ़ल्कियात। आप पढ़ते हैं कि सूरज जो है वो किस तरह से चमक रहा है, या आपके पास जो कायनात है वो किस तरह से फैल रही है, यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रही है। तो थर्ड जो हमारे पास ब्रांच है वो आपके पास आती है मैटीरियोलॉजी।
मेटीरियोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसे चेंज होता है। क्लाइमेट यानी आबो हुआ, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर कम टेम्परेचर है, तो ऐसा किन वजूहात की बिना पर होता है। इसके अलावा कई इलाकों में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, कई इलाकों में रेगिस्तान हैं, कई इलाकों में जो है वो नमी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो ऐसा किस वजह से होता है। ये जो टर्म्स हैं बेसिकली अगर देखा जाए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये सारी फिज़िकल टर्म्स हैं, ये हम फिज़िक्स पे भी पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स इज़ मोस्ट फंडामेंटल। इसके अलावा जो फोर्थ ब्रांच हमारे पास है वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम हमारी अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, अंदरूनी साख्त के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो अंदर से कैसी है, यानी इसके अंदर मिट्टी है, हमारे पास पत्थर हैं, और इसके अलावा जैसे जैसे हम नीचे जाएं कैसे हमारी अर्थ जो है गर्म होती जाती है। इसके मैग्नेटिक फील्ड के मतलब, जी हाँ, हमारी अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जिसकी वजह से हमारी कैंपस की जो नीडल्स हैं वो एक तरफ साउथ पोल की तरफ ठहरती हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं, ये हम सारा जियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद फिफ्थ और लास्ट ब्रांच हमारे पास है फिज़िक्स। फिज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली फ़िज़िक्स के मुतल्लिक है। तो हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स हमारे पास जो है ये कॉम्बिनेशन है मैटर और एनर्जी का, यानी फ़िज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो है वो मैटर क्या होता है। मैटर हमारे पास एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और जो जगह घेरे, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड कंटेन्स मास। कोई भी चीज़ जिसका मास हो, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं, बेंच, पेंसिल, वाटर, इवन के आपके पास गैसेस जो हैं वो भी मैटर में आती हैं, क्योंकि जब आप खाली सिलेंडर लेकर जाते हैं तो आपको वो हल्का महसूस होता है, जब आप उसको भरवा के लाते हैं तो वो आपको भारी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस गैस का भी मास है और वो भी उस सिलेंडर के अंदर समाई हुई है, तो उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वो किसी जगह में समाई हुई है। तो आपके इर्द गिर्द जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी मैटर हैं। एनर्जी कहाँ है? एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी काम करवाती है मैटर से। जैसे आप के हाथ में एक गुलेल है, आप उसके अंदर कोई भी बाट जो है या कोई भी पत्थर जो है वो उसको कसते हैं, तो आपने जो खाना खाया था उससे आपको जो एनर्जी मिली वो आपकी मस्कुलर एनर्जी बनी। उस मस्कुलर एनर्जी से आपने वो जो एनर्जी है उस गुलेल की रबड़ के अंदर स्टोर कर दी। जैसे ही आप पत्थर को छोड़ेंगे वो जो पत्थर है वो सीधा चलता जाएगा, जो उसकी मोशन वाली एनर्जी यानी हरकी तवानाई या काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई। तो ये हमारे पास एनर्जी की एक मिसाल है। इसके अलावा फ़िज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी के अलावा इन दोनों का इंट्रैक्शन यानी कि तामुल, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, यानी कैसे एनर्जी जो है वो मैटर के साथ लिंक करती है और मैटर जो है वो एनर्जी के साथ किस तरह से लिंक करता है। जैसे एक बर्फ़ का कप भरा हुआ है, वो आपने अपने कमरे में रखा, तो जो हीट है वो हमारे एटमॉस्फेयर से या हमारे इर्द गिर्द से हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यानी उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की। इसके अलावा आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप
पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो दो चार्जेस के दरमियान में फोटोन के एक्सचेंज होने से बनती है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो दो क्वार्क्स के दरमियान में या दो प्रोटॉन्स के दरमियान में या दो न्यूट्रॉन्स के दरमियान में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान में एक ख़ास पार्टिकल्स आयोन के एक्सचेंज होने से बनती है। यानी जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी जो है वो आपस में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसी वजह से उन पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स होती है। तो ये सारी चीज़ें हम फिज़िक्स के अंडर पढ़ते हैं। अब जहाँ पर हमारे पास फ़िज़िक्स के फ़वाइद हैं वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस पहले हम देख लेते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं, फ़िज़िक्स कहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूँ होना चाहिए था कि फ़िज़िक्स कहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही। आपके इर्द गिर्द हर जगह फ़िज़िक्स इस्तेमाल हो रही है। अगर आपके पास एक पुली है तो वो जो पुली है वो भी फ़िज़िक्स के असूलों पर काम करती है। एक पुली क्या होती है या कैसी होती है, अगर आप कुएं से एक बाल्टी के साथ रस्सी बांधकर पानी निकालते हैं तो आपको वो बाल्टी भारी लगती है, वो बकेट भारी लगती है पानी से भरी हुई। लेकिन वही काम अगर वो कुएं के ऊपर एक जो इंस्ट्रूमेंट या कह लें या जो चीज़ लगी होती है उसके गिर्द रस्सी को लपेट के जब आप बाल्टी की मदद से पानी निकालते हैं तो आप आसानी से उसको खींच लेते हैं। तो वो जो पुली है वो भी फ़िज़िक्स के असूलों पर काम करती है। इसके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं इसके अंदर जो जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं वो भी फ़िज़िक्स के असूलों पर काम करती हैं। अपने कंप्यूटर का ग्रीन बोर्ड निकाल के देख लें, उसके ऊपर जो चीज़ें लगी हुई हैं, कैपेसिटर्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, आपके पास रजिस्टर्स हो गए, ये सारे फ़िज़िक्स के असूलों पर काम करते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा हम देखते हैं एडवांटेजेस फ़िज़िक्स के। एडवांटेजेस फ़िज़िक्स के क्या हैं? फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है। एक इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था कोई 100 साल पहले, एक सदी पहले, एक सेंचुरी पहले, तो किसको पता था कि ये इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा हमारी मदद कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन नज़र आती है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप आजकल देख रहे हैं वो सारी उस एक इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पर चल रही हैं। इसके अलावा आप टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये भी फ़िज़िक्स के असूलों पर काम करती है। आप एरोप्लेन्स हो गए, शिप्स हो गई, जितनी भी चीज़ें या जितनी भी डिवाइसेस आपको नज़र आती हैं वो फ़िज़िक्स के असूलों पर काम करती हैं। सैटेलाइट्स हो गए, आज अगर ब्लैक होल की तस्वीर लेना मुमकिन हुआ तो वो भी ये फ़िज़िक्स के असूलों पर बनी ही टेलीस्कोप की मदद से मुमकिन हो पाया है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स हमारे इर्द गिर्द कहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही, हर जगह पर इसके फ़वाइद हैं। इसके अलावा जहाँ पर फ़िज़िक्स के फ़वाइद हैं वहाँ पर हमारे पास उसके नुकसानात भी मौजूद हैं। फ़िज़िक्स के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, या यूँ कह लें कि साइंस के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में आपके पास आ जाते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में जब नई चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस की जाती हैं, तो हमारे पास जो आलूदगी, जो वेस्ट होता है उसका, तो वो वेस्ट जो है चाहे धुएँ की शक्ल में हो, चाहे वो केमिकल्स की शक्ल में हो, तो उसको बाहर निकाला जाता है। धुआँ जो है हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा हमारी जो पानी है वो गंदा हो रहा है, किसकी वजह से? उन केमिकल्स की वजह से, क्योंकि उन केमिकल्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है पानी में, जिसकी वजह से आबी आलूदगी फैल रही है, यानी वाटर पोल्यूशन हो रही है, और हमारे जो जानदार हैं उनको सख्त नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसके अलावा और जो आजकल जदीद वेपन्स बन चुके हैं,
एटॉमिक बॉम्ब हो गए, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गए, दूसरे बहुत सारे वेपन्स, ये सारे फिज़िक्स के असूलों पर काम करते हैं। अगर हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब ना होता तो हिरोशिमा और नागासाकी आज भी वहाँ से रेडिएशंस ना निकल रही होती जो अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। चिरनोबल हादसा हुआ, वहाँ पर अभी तक रेडिएशंस मौजूद हैं। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं नॉर्मल लोगों को, मतलब पब्लिक को जाने के लिए। तो जहाँ पर साइंस के या फिज़िक्स के फ़वाइद हैं वहाँ पर इसके नुकसानात भी हैं। तो हमें साइंस को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़वाइद के लिए, इससे फ़वाइद हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम फ़िज़िक्स की ब्रांचेस देखेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है ख़ुद एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसकी भी आगे ब्रांचेस हुई और हर ब्रांच जो है उसकी आगे सब ब्रांचेस भी मौजूद हैं। थैंक यू।